हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारे जो डेली की वीडियोस आते हैं वो ज़रूर देखते होंगे। तो आज फिर लेकर आए हम अपनी साइको की नई वीडियो। इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसी की जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम। शारीरिक मनोविज्ञान और लोगों का मनोविज्ञान किसने कहा ये बात? तो विलियम वुंट ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, या मोरिटज लेजारस ने, या कार्ल लेविन ने। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। विलियम वुंट जी ने शारीरिक मनोविज्ञान और लोगों का मनोविज्ञान की बात बताई है या बात कही है। तो विलियम वुंट है उनसे रिलेटेड जानकारी हम अब लेते हैं। मानव व्यवहार के शारीरिक प्रभाव के अध्ययन को शारीरिक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। लोगों के मनोविज्ञान में इतिहास की मुख्य शक्ति लोग या समुदाय की आत्मा, जिसे कला, धर्म, भाषा, मिथकों, रीति रिवाजों आदि में देखा जा सकता है। व्यक्तिगत चेतना केवल उसका उत्पाद है, एक निश्चित मानसिकता में एक कड़ी है। तो ये मानव व्यवहार के बारे में शारीरिक प्रभाव के अध्ययन के बारे में बताया गया है कि शारीरिक मनोविज्ञान के रूप में किसे जाना जाता है। जो मनुष्य के व्यवहार के शारीरिक प्रभाव होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शारीरिक मनोविज्ञान कहते हैं, जिसके अंदर हमारी भाषा, हमारी कला, धर्म, मिथक, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्तिगत या व्यवहार के परिवर्तन में सहयोग देते हैं। इसलिए व्यक्तिगत चेतना केवल उसका उत्पाद है, एक निश्चित मानसिकता में एक कड़ी का कार्य करती है। तो नेक्स्ट जानते हैं हम विलियम वुंट जी ने और क्या बातें बताई हैं। तो विलियम वुंट जी के जन्म के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उनके विचार क्या कह रहे हैं। विलियम वुंट 1832 से 1920 यानी 32 में जन्म हुआ है और 1920 में उनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। तो उन विलियम वुंट के विचारों ने लोगों के मनोविज्ञान के विकास को आगे बढ़ाया। विलियम वुंट 1900 ने प्रस्तावित किया कि मनोविज्ञान में दो भाग हैं, शारीरिक मनोविज्ञान और लोगों का मनोविज्ञान होते हैं। अब आता है अल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने सामाजिक अध्ययन अधिगम सिद्धांत से संबंधित, कई बार यह आ जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो आपको याद रखना है अल्बर्ट बंडूरा जी इससे संबंधित है। और कर्ट लेविन किससे संबंधित है? क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। तो ऊपर जो ऑप्शन थे वो तीनों के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वेक्षण विधि की सीमा नहीं है? स्मृति के कारण लोगों की गलत जानकारी दे सकते हैं। बी रहेगा, लोग कभी कभी ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जो उन्हें लगता है कि शोधकर्ता उनसे वही सुनना चाहते हैं। सी है, नए मुद्दों पर जनता की राय तीव्रता से प्राप्त नहीं की जा सकती है। डी है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो है ऊपर देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वेक्षण विधि की सीमा नहीं है? तो सीमा नहीं है पूछा, जैसे स्मृति हानि के कारण लोग गलत जानकारी दे सकते हैं, तो ये सर्वेक्षण की नहीं है। लोग कभी कभी ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जो उन्हें लगता है कि शोधकर्ता उनसे वही सुनना चाहते हैं, ये भी गलत है। सी है, नए मुद्दों पर जनता की राय तीव्रता से प्राप्त नहीं की जा सकती, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जैसे बताया गया क्वेश्चन से रिलेटेड, नए मुद्दों पर जनता की राय तीव्रता से प्राप्त नहीं की जा सकती, ये सही राइट ऑप्शन आपका। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली शोध पद्धति को सर्वेक्षण कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि शोध पद्धति किसको कहा जाता है। तो मनोविज्ञान में जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो विधि प्रयोग में लाई गई वो कौन सी विधि थी? शोध पद्धति थी। तो एक सर्वेक्षण निश्चित प्रश्नों के लिए लोगों के समूह से उनके विचार, प्रतिक्रिया या राय पूछकर आंकड़े एकत्र करता है। कि कोई भी सर्वेक्षण यानी हम किसी भी चीज़ का सर्वे करेंगे तो उसके निश्चित प्रश्नों पर पहुंचने के लिए हम किसी लोगों के समूह से मिलेंगे, उनके विचार जानेंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे, उनकी राय पूछकर सभी जो आंकड़े होंगे उनको इकट्ठा करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि भाई मनोविज्ञान के में जो मनुष्य का जो स्थान है वो क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें कौन सी विधि से पता चलती है? जो सर्वे विधि है, सर्वे मेथड है या सर्वेक्षण विधि है, उससे पता चलती है।
बातें फिर यह आंकड़े मनोवैज्ञानिक द्वारा एक तरह विश्लेषण किया जाता ताकि किसी विशेष विषय से संबंधित मानव व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सके। सर्वेक्षण विधि की सीमा कहाँ तक है? स्मृति हानि के कारण लोग गलत जानकारी दे सकते हैं या शोधकर्ता को नहीं बताना चाहेंगे कि वह किसी विशेष मुद्दे के बारे में वास्तव में क्या मानते हैं। लोग कभी कभी ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जो उन्हें लगता है कि शोधकर्ता उनसे कभी वही सुनना चाहता है। हमारे तीन ऑप्शन थे। तीन ऑप्शनों के बारे में देखो, पहले हमने बता दिया कि लोग मुद्दों पर बात करते हैं, फिर सर्वेक्षण विधि में कैसे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और जो मानव का व्यवहार अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। फिर दिया गया था स्मृति आने के कारण लोग गलत जानकारी दे सकते हैं। तो ये हमारे जो 3 पॉइंट दिए गए थे, तीनों के ऊपर विस्तृत जानकारी दी गई है। अगर इनके अंदर से क्वेश्चन आ जाए तो इनको आप 1 या 2 बार जरूर पढ़ें ताकि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आराम से कर सकें। तो नेक्स्ट जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो हमें साइकोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए गए हैं और कोई ना कोई राइटर के बारे में बताया जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के बारे में विचारों का समर्थक नहीं है? आप देखिए क्या बताएगी, कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के बारे में सहमत नहीं है, यानी समर्थक नहीं है। तो प्लेटो, अरस्तु और डेस्कार्tes ये सारे क्या हैं? समर्थक है, लेकिन वुंट जो है वो इसके समर्थक नहीं है। तो अब इन सारी चीज़ों के बारे में, इन 4 ऑप्शनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान शब्द 2 शब्दों दोनों ग्रीक के मेल से बना, यानी जो 2 शब्द दिए गए हैं मनो और विज्ञान, ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं? क्वेश्चन यही बनता है, तो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। साइक का क्या अर्थ होता है? जैसे हमने पढ़ी साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में जो अलग अलग अर्थ है उनके बारे में बताएंगे। साइक जिसका अर्थ होता है आत्मा, और लोगो जिसका अर्थ होता है विचार, यानी आत्मा और लोगों के विचार। मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा के बारे में विचार है। कभी कभी कुछ विद्वान इसे आत्मा और चेतना का विज्ञान कहते हैं। तो आपको ये याद रखना, साइक का अर्थ है आत्मा और लोगों का अर्थ है विचार, और इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? आत्मा के बारे में विचार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है वुंट के बारे में जानकारी। जर्मन मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में दुनिया की पहली प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई। प्रयोगात्मक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकली करके देखा, उसमें प्रयोगशाला बनाई। वुंट ने तर्क दिया था कि आत्मनिरीक्षण का उपयोग करके सचेत मानसिक अवस्थाओं को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि यह आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, उन्होंने अपने जब प्रयोगशाला में क्या चीज़ कही है कि भाई आत्मनिरीक्षण का उपयोग करके, यानी हम खुद के बारे में सोचकर अपने आप को अपनी वैज्ञानिक रूप से उसको जोड़ सकते हैं और आत्मा के बारे में हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है साइकोलॉजी से रिलेटेड। मनोविज्ञान डैश का विज्ञान है? मनुष्य का, पशु व्यवहार का, मनुष्य के व्यवहार का और अभिव्यक्ति का। तो मनुष्य क्या है? जो मनोविज्ञान में क्या दिया गया है, किसका व्यवहार है? ये मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान या पशु का विज्ञान? तो आपको याद रखना है, जो मनोविज्ञान है वो मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो जानेंगे मनोविज्ञान के बारे में। अब मनोविज्ञान कहो या साइकोलॉजी कहो। साइकोलॉजी शब्द 2 शब्द, यानी ग्रीक जिसका अर्थ है साइक जिसका अर्थ है आत्मा, और लोगोस जिसका अर्थ है विचार। तो ये आपको अलग अलग शब्दों में भी मिल सकता है। साइक का क्या अर्थ है? आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या है? विचार। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे देखा और मापा जा सकता है। इसके अंदर क्वेश्चन बने हुए हैं, दोनों ही क्या रहेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए मनोविज्ञान को मनुष्य के व्यवहार का क्या माना गया है? विज्ञान माना गया है। तो आपको साइक का अर्थ भी पता चला कि साइक का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या होता है? विचार करना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर मनोविज्ञान की तरफ से क्वेश्चन आए, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा,
देखो हर क्वेश्चन की जानकारी दी जा रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की भी जानकारी आपको मिलेगी। संज्ञात्मक गति के जनक कौन है? एल्बर्ट बंडूरा, स्किनर, प्याजे और ब्रूनर। तो संज्ञात्मक गति के जनक किन को माना गया है? अल्बर्ट बंडूरा को माना गया है। अब हम अल्बर्ट बंडूरा के बारे में भी जानेंगे, स्किनर के बारे में जानेंगे और प्याजे के बारे में भी और ब्रूनर के बारे में। तो आपको याद रखना संज्ञात्मक गति के जनक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। तो संज्ञात्मक क्रांति 1950 से लेकर 60 के दशक के दौरान की अवधि है। तो आपको याद रखना है 1950 से 60 तक का समय रहा है, जब संज्ञात्मक मनोविज्ञान ने व्यवहारवाद और मनोविश्लेषण को मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में मुख्य दृष्टिकोण के रूप में बदल दिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अब संज्ञात्मक और रूप से जानेंगे हम। संज्ञात्मक गति को मूल बेहद विविध हैं। इसमें गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, व्यवहारवाद, यहाँ तक कि मानवतावाद भी शामिल है। इसने E.C. टोलमैन, अल्बर्ट बंडूरा और जॉर्ज कैली के विचारों को आत्मसात किया है। इसमें भाषा विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, दर्शन और इंजीनियरिंग के विचार शामिल हैं और इसमें विशेष रूप से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। तो आपको देखिए ऊपर क्या दिया गया है, संज्ञात्मक गति में कौन कौन सी चीज़ें शामिल आती हैं हमारी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान भी, व्यवहारवाद भी और मानवतावाद भी, ये सभी शामिल है। और इसमें कौन कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं, टोलमैन, एल्बर्ट बंडूरा, जॉर्ज कैली ने इनमें सभी इनमें अपनी भाषा को, विज्ञान को या दर्शन को या इंजीनियरिंग को शामिल किया है। एल्बर्ट बंडूरा एक कैनेडियन मनोवैज्ञानिक। तो आपको याद रखना है एल्बर्ट बंडूरा का संबंध कहाँ से रहेगा? कनाडा से रहेगा। तो कनाडा के साइकोट्रिस्ट हैं जिन्हें उनके सामाजिक संज्ञात्मक अधिगम के सिद्धांत और उनके व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए मान्यता प्राप्त है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और मनोविज्ञान के कई विषयों में एक महान योगदान दिया है। इसके अलावा व्यवहारवाद से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में परिवर्तन पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा है। तो आपको पता चला कि अल्बर्ट बंडूरा इन्हें सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत को दिया है और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान के कई विषयों में अपना पूर्ण रूप से योगदान दिया है। इससे पहले जो बताए गए थे कि अल्बर्ट बंडूरा के साथ साथ और कौन कौन से जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। अब स्किनर के बारे में जानेंगे हम। अब तक हमने एल्बर्ट बंडूरा के बारे में जाना। अब स्किनर, B.F. स्किनर का जन्म 1904 से लेकर 1990 रहेगा। एक अमेरिकी थे ये। जैसे एल्बर्ट बंडूरा कहाँ के थे? कनाडा के थे। तो ये कहाँ के थे? अमेरिका के। वे शुद्ध व्यवहारवादी थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर उनके प्रयोगों ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई। कई बार क्वेश्चन आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना है स्किनर ने ये सिद्धांत दिया है। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अधिगम प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यवहार को प्रभावित करती है। तो स्किनर के अनुसार व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, प्रतिवादी व्यवहार और क्रियात्मक व्यवहार। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत स्किनर ने दिया है तो वो कितने प्रकार का है? तो स्किनर के अनुसार जो व्यवहार है वो दो प्रकार का है। एक तो है प्रतिवादी व्यवहार और दूसरा क्या है? क्रियात्मक व्यवहार। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। दो के भी नहीं, 3 क्वेश्चन इसके अंदर से शामिल होंगे। अब हम जेरोम ब्रूनर के बारे में जानेंगे। जेरोम जो ब्रूनर जी हैं वो भी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आपको याद रखना है तो उन्होंने देखा कि विश्व के बारे में ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को अलग थलग नहीं किया जा सकता बल्कि यह एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो क्या बताया है जेरोम ब्रूनर कि अमेरिका के संबंध थे और इन्होंने संज्ञात्मक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उन्होंने देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि संज्ञात्मक विकास में किस किस ने योगदान दिया। तो ये नाम आज आ सकते हैं, जेरोम ब्रूनर है या स्किनर है या एक नाम और हम पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे, जीन प्याजे
के बारे में, तो इन सब ने अपनी प्रतिक्रिया किसके अंदर दी है, संज्ञानात्मक विकास के अंदर दी है। तो आपको ये तीनों आपको याद रखने हैं जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं। अब आते हैं जीन पियाजे जी। जीन पियाजे जी एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। तो देखिए, सबसे पहले हमने अल्बर्ट बंडूरा के बारे में बताया है, फिर उसके बारे में जो स्किनर जी थे और ब्रूनर जी थे, अब जीन पियाजे जी हैं, वो क्या हैं, ये भी मनोवैज्ञानिक हैं। और ये कहाँ से संबंध हैं जीन पियाजे जी से, स्विस से। उन्होंने दर्शन और विज्ञान के बीच अंतराल को कम करने में मदद की है। तो आपको क्वेश्चन बढ़ सकता है, दर्शन और विज्ञान के बीच अंतराल कम करने में किसने मदद की, तो जीन पियाजे ने। वह मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र की एक विशिष्ट शाखा में रुचि रखते थे, जिन्हें ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता था, जो ज्ञान का विज्ञान और वह रूप है जिस प्रकार से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये बात किसकी है, जीन पियाजे की। अब जीन पियाजे की पूर्ण रूप से जानेंगे। 1950 में जीन पियाजे ने ज्ञान मीमांसा की एक नई शाखा विकसित की, जिसे आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ज्ञान मीमांसा किसने विकसित की है, तो ये आपको याद रखना है, जीन पियाजे जी ने की है। और इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाए तो आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा रहेगा, जिसमें आनुवांशिक शब्द इस अवधारणा को संदर्भित करता है कि विकास एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रगति करके होता है। इस प्रकार उन्हें आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के पिता के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, जीन पियाजे जी को जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ग्रीक शब्द साइके प्लस लोगस से, शब्द लोगस प्लस साइको से, जर्मन भाषा से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पहले ही आ चुका है ये, और आपको बता भी दिया गया है और पूर्ण रूप से वर्णन भी किया गया है। तो आंसर आप सभी को पता होगा, जो मनोविज्ञान शब्द है वो ग्रीक शब्द साइके प्लस लोगोस से लिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मनोविज्ञान से रिलेटेड। मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के शब्दों साइके और लोगो से बना। साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ क्या है, ज्ञान, यानी आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो मानव और पशु व्यवहार को समझने और उसकी पूर्व सूचना देने का प्रयास करता है। पहले हमने साइकोलॉजी का मतलब बताया था, अब दोबारा फिर बताया जा रहा है कि साइके और लोगों से कहाँ से लिया गया है। तो साइकोलॉजी जो शब्द है यूनानी भाषा का जो शब्द रहेगा, जहाँ साइके का मतलब क्या रहेगा, आत्मा यानी जीवन, और लोगोस का अर्थ क्या रहेगा, ज्ञान यानी व्याख्या, यानी आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो मानव और पशु व्यवहार को समझने में उसकी पूर्व सूचना देने का प्रयास करता है। ये अलग अलग जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन के द्वारा मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि सबसे पहले किसने प्रयोग किया है। मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो रुडोल्फ गोलकोय ने, गिलफोर्ड ने, या स्किनर ने, या पावलोव ने। तो मनोवैज्ञानिक शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो किसने किया है, रुडोल्फ गोलकोय जी ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साइकोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी के बारे में बताया गया है, ये पहले भी आ चुका है और दोबारा से फिर वर्णन कर दिया गया है कि मनोवैज्ञानिक शब्द ग्रीक शब्द साइक और लोगोस से बना। साइक का अर्थ आत्मा और लोगोस का अर्थ ज्ञान यानी व्याख्या, यानी किसका अध्ययन रहेगा, आत्मा का अध्ययन रहेगा। क्वेश्चन रिवीजन के लिए इस तरीके से डाले गए हैं। अब हम गिलफोर्ड के बारे में जानेंगे कि गिलफोर्ड ने कैसे कैसे विकास किया है और कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो गिलफोर्ड ने बहुबुद्धि का सिद्धांत विकसित किया। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने विकसित किया, तो गिलफोर्ड ने क्या किया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत विकसित किया है। स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जिन्होंने व्यवहारवाद पर उनके प्रभाव के लिए जाना जाता है। तो व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मन और चेतना के विचारों को किसने अस्वीकार किया है,
देखिए क्या बताया गया है, मन और चेतना के विचारों को किसने अस्वीकार किया, बाकी ने सब ने क्या किया, स्वीकार किया है। तो जॉन वॉटसन ने, विलियम जेम्स ने, विलियम वुंट ने, एस फ्राइड ने। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। जॉन वॉटसन जी ने क्या किया है, इसको अस्वीकार किया है, मन और चेतना के विचारों को। अब सिगमंड फ्राइड के नाम के बारे में जानेंगे। सिगमंड फ्राइड अपने मानव स्वभाव में अपने कट्टरपंथी दृष्टिकोण से दुनिया को हिला देने वाले क्या थे, व्यक्ति थे। फ्राइड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं और संघर्षों के गतिशील अभिव्यक्ति के रूप में देखा है, क्योंकि उन्होंने मानव के ऊपर क्या किया, अपने प्रशिक्षण किए हैं। जैसे दृष्टिकोण उन्होंने क्या कहा है फ्राइड ने कि मानव व्यवहार अचेतन इच्छाओं, यानी उनकी चेतन नहीं, मन में आती हुई इच्छाओं को से लड़ता रहता, संघर्ष करता रहता, और इस तरीके से जो उनकी जो इच्छाएं हैं वो गतिशील रहती हैं, यानी कभी रुकती नहीं है। मनुष्य के मन में एक दिन पता नहीं कितने विचार आ सकते हैं, लगभग 400 के करीब विचार आते हैं, जिसमें 100 पॉजिटिव और बाकी जो होते हैं नेगेटिव रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो आपको पता होगा, मनोविज्ञान का विज्ञान है मनुष्य पशु व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार या अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, मनुष्य के व्यवहार के विज्ञान को क्या कहा गया है, मनोविज्ञान कहा गया है। मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। अब शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में जानते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन ने अपने अग्रणी कार्य के लिए कौन से मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो जॉन बी वॉटसन ने, सिगमंड फ्राइड ने, इवान पावलोव ने या बी एफ स्किनर ने। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, सी रहेगा। इवान पावलोव जी ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। अधिगम के सबसे सरल प्रकार को अनुबंधन कहा जाता है। तो आपको याद रखना, अनुबंधन किसे कहा जाता है, अधिगम के सबसे सरल प्रकार को क्या कहा जाता है, अनुबंधन। 2 प्रकार के अनुबंधन की पहचान की गई है। एक शास्त्रीय अनुबंधन कहा जाता है जो पहले वाला है, और दूसरे को नैमित्तिक अनुकूलन या संचालक अनुबंधन कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में जानेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन क्या है। इस प्रकार के अधिगम की खोज सर्वप्रथम किसने की है, इवान पी पावलोव जी ने की है। वह मुख्य रूप से शरीर के पाचन विज्ञान में रुचि रखते थे। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि जिन कुत्तों पर वह अपने प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही खाली थाली में खाना परोसा तो उनके मुंह से लार स्रावित करना शुरू कर दिया। यानी जैसे ही वो थाली रखते और कुत्ते को पता चल जाता कि भाई थाली रख दी तो क्या आने वाला है, खाना आने वाला है, तो खाली थाली को देखते ही जो कुत्ते होते थे उनके मुंह से क्या होने लगती थी, जो लार टपकने लगती थी। इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, अपना जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत को पूर्ण किया है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि कुत्तों के ऊपर किसने किया, तो आपको याद रखना पावलोव जी ने किया है। इस प्रक्रिया को विस्तार से समझने के लिए पावलोव ने एक बार एक प्रयोग तैयार किया, जिसमें एक बार फिर कुत्तों का इस्तेमाल किया गया। इसलिए इवान बी पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन में अपने अग्रणी काम के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपको याद रखना है अपने काम के लिए कौन प्रसिद्ध रहे हैं। जो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में पावलोव जी प्रसिद्ध रहे हैं, और उन्होंने किन के ऊपर अपने प्रयोग किए हैं, तो कुत्ते के ऊपर उन्होंने अपने प्रयोग किए हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स, ये आज हमारे कुछ जो मनोवैज्ञानिक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आए होंगे, और उन जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं जो इस वीडियो में हमने पढ़े हैं, उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है, और उनके कौन कौन से सिद्धांत रहे हैं, और कब उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रयोग किया है, और कहाँ पर उनका जन्म हुआ है, और कौन से वर्ष में हुआ है। तो इस तरीके से हमने जितने भी क्वेश्चन बताए गए थे उनसे संबंधित पूर्ण जानकारी आपको दी है। आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आए हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी, ताकि हमें इसका क्या मोटिवेट हो सके और अपने नई वीडियो के लिए तैयार हो सके। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी मोटिवेशन वीडियो के साथ।